जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एस्पिरेंट्स गोल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो महात्मा गांधी पर चल रही सीरीज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, जो कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। आज है भाग 2, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बाल्यकाल, अर्थात गांधी जी का बाल्यकाल अथवा बाल्य अवस्था। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। गांधी जी। मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी जब मेरे पिताजी ने राजकोट के राजस्थानिक न्यायालय का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया। वहाँ प्राइमरी या प्राथमिक स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया और मैं भली भांति वहाँ के अध्यापकों का नाम और उनकी अन्य विशेषताओं को याद कर सकता हूँ। पोरबंदर की तरह यहाँ पर भी मेरी पढ़ाई कुछ विशिष्ट नहीं रही। मैं एक औसत दर्जे का छात्र ही हो सकता था। इस स्कूल के बाद मैं उपनगरीय स्कूल गया और फिर हाई स्कूल में मैं 12 वर्ष का हो गया था। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने झूठ बोला हो, चाहे वे मेरे अध्यापक रहे हों या मेरे सहपाठी। मैं बहुत शर्मीली प्रकृति का था और किसी भी प्रकार के साथ से बचता फिरता था। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे एकमात्र साथी हुआ करते थे। स्कूल में एकदम समय पर पहुंचना और जैसे ही स्कूल खत्म होता मैं सीधे घर की तरफ दौड़ जाता। यही मेरी दिनचर्या थी। मैं तुरंत वापस जाने के लिए भागता, क्योंकि मैं किसी से बात करना सहन नहीं कर सकता था। मुझे यह भी डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ा दे। हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान मेरे साथ घटी एक घटना बताने योग्य है। मिस्टर गाइल्स, जो शिक्षा निरीक्षक थे, वे निरीक्षण करने आए। उन्होंने हम सबको 5 शब्द वर्तनी अभ्यास के तौर पर दिए। उनमें से एक शब्द था केटल। मैंने उसे गलत तरीके से लिखा। अध्यापक ने मुझे गलती सही करने के लिए अपने जूते की नोक दिखाते हुए उकसाया, लेकिन वे मुझे प्रभावित नहीं कर पाए। यह मेरी समझ से बाहर था कि वे मुझे अपने पड़ोसी की स्लेट देखकर अपनी गलती सुधारने की ओर इशारा कर रहे थे। मुझे लगा कि अध्यापक वहाँ पर नकल न करने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे छोड़कर सभी छात्रों ने हर शब्द को सही तरीके से लिखा था। केवल मैं ही वहाँ एक महाबेवकूफ़ था। अध्यापक ने बाद में भी कोशिश की कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी करने से बचूं, लेकिन इन सब का नतीजा शून्य रहा। मैं नकल करने की कला को कभी भी नहीं सीख पाया। इस घटना के बाद भी मेरा आदर अपने अध्यापक के प्रति कम नहीं हुआ। बड़ों की गलतियों को अनदेखा करना मेरी आदत थी। बाद में मुझे अपने इस अध्यापक की अनेक कमियों के बारे में पता चला। इसके बावजूद भी मेरी श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई, क्योंकि मुझे बड़ों की आज्ञा का पालन करना सिखाया गया था, उनके कार्यों की छानबीन करना नहीं। इसी दौरान की 2 घटनाएं मेरी यादों से हमेशा जुड़ी रहीं। आमतौर पर नियमानुसार अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी अन्य पठन सामग्री को पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी। प्रतिदिन दिए गए अभ्यासों को करना ही था, क्योंकि मुझे अध्यापक द्वारा प्रताड़ित किया जाना उतना ही नापसंद था जितना उन्हें किसी प्रकार का धोखा देना। इस प्रकार मैं अपने पाठ का अभ्यास तो करता, मगर मेरा ध्यान उनको करने में नहीं रहता, इसलिए पाठ को सही ढंग से याद नहीं कर सकता था। तब भी उस पाठ को अधिक पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं होता था। एक बार मेरे पिता द्वारा खरीदी गई एक पुस्तक पर मेरी नज़र पड़ी। यह थी श्रवण की पितृभक्ति, अर्थात श्रवण का अपने माता पिता के प्रति भक्ति पर एक नाटक। मैंने इसे अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। इसी दौरान चलते फिरते खेल दिखाने वाला हमारे घर आया।
मुझे दिखाई गई तस्वीरों में एक तस्वीर थी जिसमें श्रवण कंधे पे झूले की तरह लटकाए हुए पलड़ों में अपने माता पिता को उठाए हुए था। पुस्तक की तस्वीर ने मेरे मन में अमिट छाप छोड़ी। मैंने स्वयं से कहा, यह एक उदाहरण है जिसे तुम्हें अपनाना है। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का करुण रुदन मेरे मन में अभी भी सजीव और ताज़ा है। उसके अंदर तक पिघला देने वाली धुन ने मुझे बहुत विचलित किया। फिर मैंने उस धुन को अपने छोटे से बाजे पर बजाया जिसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। इसी तरह की नाटक से जुड़ी एक दूसरी घटना है। इसी दौरान मैंने अपने पिताजी से एक नाटक कंपनी द्वारा खेले जा रहे नाटक में जाने की अनुमति ली थी। यह नाटक था हरिश्चंद्र। इसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया था। मैंने इसे देखते कभी नहीं थकता था, लेकिन मुझे इसे देखने की इजाज़त कितनी बार मिलती, यह मुझे झिंझोड़ता रहता। न जाने मैंने कितनी बार स्वयं को हरिश्चंद्र पात्र के रूप में अभिनीत किया। दिन रात मैं स्वयं से एक ही प्रश्न पूछता रहता, क्यों सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होने का अनुभव नहीं करते? सत्य का अनुपालन और उन सब कटु अनुभवों से गुजरना जिससे हरिश्चंद्र गुजरे थे, ऐसा आदर्श स्वरूप मुझे प्रोत्साहित करता था। मैंने हरिश्चंद्र की कहानी पर यथार्थ की तरह विश्वास किया। इसका विचार मात्र ही मुझे रुला देता था। मेरा साधारण ज्ञान मुझे बताता है कि हरिश्चंद्र इतिहास का हिस्सा नहीं थे। फिर भी दोनों चरित्र हरिश्चंद्र और श्रवण मेरे लिए वास्तविक चरित्र हैं, और यदि मैं उन नाटकों को फिर से पढ़ूं तो निश्चित रूप से वे मुझे अतीत की तरह ही विचलित करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बाल विवाह के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको इतनी मदद मिल सके कि वो किसी महापुरुष के बारे में कोई अच्छा ज्ञान एकत्र कर सके और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चल सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।